नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और तारीख में आज बात कि क्या है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास। परमाणु कार्यक्रम ईरान का जिस पर इतना बवाल दुनिया भर में छिड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल से कितनी पुरानी है ईरान की यारी और दुश्मनी, और यारियों के दौर में किसने की थी गद्दारी। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए चलते हैं आज से 72 साल पहले 8 दिसंबर 1953 की तारीख। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक चल रही थी। इसे चेयर कर रही थी जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। पोडियम पर आते हैं अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर। कहते हैं, मैडम प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, आज मैं एक ऐसी भाषा में बोलने के लिए विवश हूं जो एक अर्थ में नई भाषा है। हालांकि मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सैन्य पेशे में बिताया है, इसलिए इस भाषा को कभी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। ये नई भाषा परमाणु युद्ध की भाषा है। आइजनहावर के इस भाषण को एटम्स फॉर पीस कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के सिविल यूज का ककहरा यहीं से आया और इसी के तहत 1957 में ईरान के भी परमाणु कार्यक्रम की नींव पड़ी, जिसके चलते आज ईरान और इजराइल में ठनी पड़ी है। अमेरिका भी इसमें एक पार्टी बना हुआ है, जिसके चलते आज इतना हंगामा बरपा है कि बात युद्ध तक जाती दिखाई दे रही है। इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का तारीख। Brought to you by Higher and Sharda University. 1950 का दशक शुरू हुआ तब ईरान एक राजशाही गणतंत्र हुआ करता था। तब के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसाद्दिक पश्चिम की पहरेदारी से निजात पाना चाहते थे। इसी के चलते मुसाद्दिक ने ब्रिटिश ईरानी तेल कंपनी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। लिहाजा ब्रिटेन ने ऑपरेशन एजैक्स में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। अब तक नॉमिनल हेड बने बैठे मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता का ताकतवर केंद्र बनकर उभरे। 1957 में दो बड़े फैसले लिए गए। पहला, सावाक का गठन। ये पहलवी की खुफिया एजेंसी थी जिसे मोसाद और CIA की मदद से बनाया गया था। और दूसरा, ईरान अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता। इसके तहत ईरान की राजधानी तेहरान में रिसर्च के वास्ते 5 मेगावाट का रिएक्टर लगा। ईरान अमेरिका के साथ अब शांति दूत बनने की राह पर आ चुका था। 10 साल गुजरे। 1967 में तेहरान परमाणु रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की, यानी ये सुनिश्चित हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या अब स्थिर बनी रहेगी। शुरुआती समय में ईंधन के तौर पर यूरेनियम की सप्लाई अमेरिका की तरफ से की गई। 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि को औपचारिक तौर पर मान लिया। ये ट्रीटी एक वैश्विक समझौते की तरह थी ताकि परमाणु क्षमता का सही इस्तेमाल हो और हिरोशिमा जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। बात आगे बढ़ी। मोहम्मद रजा शाह ने ऐलान किया कि देश में 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होंगे और राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन बनाया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देश भी इससे प्रभावित हुए। 1974 में ऊर्जा संगठन की नींव रखी गई। अकबर एतमाद इसके चीफ बनाए गए और अगले 4 साल तक वो इस पद पर बने रहे। BBC को दिए एक इंटरव्यू में एतमाद कहते हैं, शाह पहलवी का विचार था कि ईरान अपने इलाके में काफ़ी मजबूत है और हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि परमाणु हथियारों की आवश्यकता इतनी है कि अगर ये स्थिति बदलती है तो हमें परमाणु हथियार बनाने होंगे। जनवरी 1979 में रजा शाह पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी नए नेता बने। इस पर हम तारीख के पिछले एपिसोड में विस्तार से बात कर चुके हैं। आप वो एपिसोड देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सत्ता परिवर्तन के बाद चूंकि शाह इलाज के नाम पर अमेरिका गए थे, इसलिए अमेरिका से खुमैनी सरकार को शुरुआत से ही ट्रस्ट इश्यूज हो गए। 1979 में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। जनता के किए धरे के आगे किसी की नहीं चली। अमेरिकी डिप्लोमेट्स को साल भर से ज़्यादा समय के लिए बंधक बनाकर रखा गया। यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। अमेरिका के अलावा इजराइल से भी ईरान के रिश्ते बिगड़े। खुमैनी अमेरिका को बिग सैटन यानी बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सैटन यानी छोटा शैतान कहते थे। खुमैनी ने आते ही इजरायली दूतावास फिलिस्तीन समूह को सौंप दिया। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया। यह शिया इस्लाम समर्थित अतिवादी समूह था। यहूदियों को 1992 और 1994 के हमलों में टारगेट किया गया। Where the software engineer meets the cool UI UX designer.
The world comes together at Sharda University. खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में जो बदलाव आ रहे थे उसका असर वहाँ के परमाणु कार्यक्रम पर भी पड़ना करीब करीब तय था, और ऐसा हुआ भी। परमाणु कार्यक्रम फिर से पटरी पर लौट रहे थे। इस बार जरिया बना रूस, साथ में चीन और पाकिस्तान। इस गुप्त न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को नाम दिया गया अमाद। इसकी कमान सौंपी गई वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को। उन्हें इजरायल और पश्चिम की नज़रों में ईरानी परमाणु कार्यक्रम का आर्किटेक्ट माना जाता है। ईरानी नेताओं ने अमाद योजना से जुड़ी 5 साइट्स को भी गुप्त रखा था। ईरान चुपचाप यूरेनियम संवर्धन पर यानी यूरेनियम एनरिचमेंट पर लगा हुआ था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख रहे अब्दुल कादिर खान ने 2004 में दिए एक इंटरव्यू में ये बात कबूल की थी। उन्होंने कहा था, 1990-1991 में हमने ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी और सहायता प्रदान की थी। ये वही दौर था जब ईरान ने अमाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लक्ष्य था परमाणु हथियार बनाना और उनका परीक्षण करना। 2002 के नवंबर में मोसाद और CIA जैसी एजेंसियों ने ईरान में विपक्ष के साथ मिलकर अमाद प्रोजेक्ट को जगजाहिर कर दिया। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये वाली इमेज ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। एजेंसी को ईरान के खुफिया परमाणु अड्डों, नातांज एनरिचमेंट फैसिलिटी और अराक हैवी वाटर रिएक्टर का पता लग गया। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिए। फिर साल आया 2010 का। ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उत्पादन की घोषणा की। इसका मतलब था कि अब उसे परमाणु रिएक्टर के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 2010 के बाद से इजरायल और अमेरिका ने खुले तौर पर ईरान को घेरा। इन दोनों ने मिलकर स्टक्सनेट यानी साइबर हमला किया। ये परमाणु रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया टारगेटेड अटैक था। आइए ज़रा एक क्रोनोलॉजी समझते हैं जिससे इस बात को और विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से समझा जा सके। 29 नवंबर 2010 की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में 2 अलग अलग हमले होते हैं। दोनों हमले ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर होते हैं। पहले हमले में मजीद शहरियारी नाम के साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरियारी का ईरान के प्रतिबंधित न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा गार्डियन की रिपोर्ट कहती है, बल्कि वो तो एक क्वांटम फिजिसिस्ट थे। बहरहाल मजीद शहरियारी मारे जाते हैं इस हमले में। दूसरा हमला फेरेदून अब्बासी पर होता है। इनकी गाड़ी में भी बम लगाया गया था, मगर अब्बासी बच गए। अब्बासी पहले ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड में थे। उनका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक फैसले में भी आया था। इस फैसले के तहत ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अब्बासी की संपत्ति भी जब्त हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो अब्बासी गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर दस्तखत हुए। इस पर ईरान और P5+1 ने सहमति जताई। P5+1 माने चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और साथ में यूरोपियन यूनियन। खैर, इस प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नियंत्रित करना, माने इसे एक पीस न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना। इसके लिए ईरान की परमाणु गतिविधियों को काफ़ी हद तक सीमित किया गया। बदले में ईरान को इंटरनेशनल सैंक्शन से राहत मिली, पाबंदियों से कुछ राहत मिली। दिसंबर 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट जारी की। इसकी फाइंडिंग्स का सार कुछ ऐसा था। ईरान का 2003 तक एक फलता फूलता परमाणु हथियार कार्यक्रम था। कुछ हथियार संबंधी गतिविधियां 2009 तक जारी रहीं। अगर आपको याद हो, हमने इसके पहले 2 नामों का जिक्र किया था। पहला था मोहसिन फखरीजादेह, जिन्हें अमाद प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था, और दूसरा नाम था फेरेदून अब्बासी, जिनकी संपत्ति जब्त की गई थी। ज़रा थमिए, अभी आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर हमने इनका जिक्र दोबारा क्यों छेड़ा। दरअसल ये बात है 2018 की। अमेरिका ईरान के साथ समझौते से बाहर आया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए एक प्रेजेंटेशन के दौरान नेतन्याहू ने मोहसिन फखरीजादेह का प्रमुखता से जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, इस नाम को याद रखिएगा, फखरीजादेह। इस प्रेजेंटेशन के लगभग 2 साल बाद फखरीजादेह को मार दिया गया। उनकी हत्या के तरीके को देख दुनिया दंग रह गई। वो कार में बैठे थे, किसी शार्प शूटर ने उन्हें निशाना नहीं बनाया, न ही किसी ने कार का पीछा किया। एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन थी जो सैटेलाइट से ऑपरेट हो रही थी। कुछ रिपोर्ट से AI की मदद से किया गया हमला भी बताते हैं। किसी ने दूर से बैठकर ट्रिगर दबाया और फखरीजादेह गोलियों से छलनी हो गए। हाल ही में एक तारीख फिर गुजरी है, 13 जून 2025 की। सूरज उगने से पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और उन वैज्ञानिकों में से एक नाम था फेरेदून अब्बासी।
जो 2010 के उस हमले में बच गए थे। इसी वजह से अब ये तमाम नाम और इनके इर्द गिर्द का जिक्र एक बार फिर ताज़ा हो गया है। इनके ताज़ा होने की एक वजह यह भी है कि बीते दिनों जैसे घटनाक्रम हमने ईरान और इजराइल के बीच देखे, जैसे बयान हमने अमेरिका से वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते देखे, और इन सब के केंद्र में था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान जिसे लेकर अमेरिका बार बार ये संदेह जताता रहा है, और तमाम ऐसे साक्ष्य भी सामने आए हैं कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट तो कर रहा है, लेकिन इस लेवल तक जाके कर रहा है जो यूरेनियम बाद में परमाणु बम बनाने के काम में आ सकता है। इसको लेकर अमेरिका कई बार अपनी आपत्ति जता चुका है। ईरान का कहना है कि हम संप्रभुता के आड़े आ रहा है हमारे अमेरिका, और इसमें एक तीसरा पक्ष है इजराइल का, जिसके अपने कुछ शंकाएं हैं, अपने अपने सबके मत हैं, जिसको लेकर एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट के हालात बन गए हैं इजराइल और ईरान के बीच में। बीते दिनों दोनों देशों ने एक दूसरे पर जिस तरह से हमला किया वो भी हमारे सामने है। इन सारी बातों के बीच, इन सारे घटनाक्रमों के बीच ये बात, जो ये दो नाम थे, जो इनके इर्द गिर्द के घटनाक्रम हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, इनका जिक्र हमने तारीख के माध्यम से ताज़ा किया। तारीख का ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। फिर आपसे मुलाकात होगी। लल्लन टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।